सुप्रभात। मैं मनोज खंडेलवाल आप सभी का हिंदी यूट्यूब क्लास चैनल में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और भगवान से आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई पर लगे होंगे। आइए, हमने जो हमारा टॉपिक छोड़ रखा था अधूरा, नेक्स्ट टू बी कंटिन्यू चलते हैं और उस टॉपिक की आज हो सके तो ये तीसरी कर लेते हैं। देखिएगा, टॉपिक चल रहा था हमारा कारक। क्या चल रहा था? कारक चल रहा था। और इस कारक में हम पढ़ चुकी थी कर्ता कारक। इस कारक में हम पढ़ चुके थे कर्म कारक, करण पढ़ चुके थे, संप्रदान पढ़ चुके थे। सबका हमने आपको अर्थ बता दिया था। ये मैं आपसे कह रहा था ना, शब्द परिवर्तन की जो 4 इकाइयाँ होती हैं, जिनमें कारक, काल, लिंग और वचन आते, ये सब शब्द परिवर्तन की इकाइयाँ हैं। कारक हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा, कल अपन स्टार्ट करेंगे काल। तो देखें, कारक के बाद इन कारकों में जो संप्रदान हमारा हो गया, आज अपन स्टार्ट करते हैं कौन सा कारक? अपादान कारक। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपादान कारक। दोस्तों, पहले आप मुझे सुन लें। अपादान का अर्थ होता है पृथक होना या अलग होना। पृथक होना या अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने का भाव हो, वहाँ अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। अपादान कारक की जो विभक्ति है, इससे मैंने पहले बता चुका था कि इनका एक अलग शर्त है कि प्रत्येक कारक की अपनी निश्चित विभक्ति होती है, अलग विभक्ति होती है, लेकिन 2 कारकों की समान विभक्ति पाई जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो प्रत्येक विभक्ति का, कारक का, चिन्ह का अपना अलग अलग व्यवहार होता है। क्या होता है? अलग अलग व्यवहार होता है। अब इनके कुछ अलग अलग अर्थ हैं। जैसे पृथकता के अर्थ में भी आ जाए, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, अलग हो गया बिल्कुल। मेरे हाथ से गेंद गिर गई, हाथ में गेंद थी, वो गिर गई। लेकिन क्रिया के संपादन में भी हम इनका अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पेंसिल से चित्र बनाता है, यानी क्रिया को कर रहा है, पूरा कर रहा है, तो क्रिया के संपादन में भी हम से अपादान कारक की विभक्ति का प्रयोग करते हैं। मजदूर गेते से गड्ढा खोदता है, फावड़े से गड्ढा खोदता है, तो क्रिया हो रही है, कार्य हो रहा है, संपादन हो रहा है। तो क्रिया संपादन में भी अपन इसका प्रयोग करते हैं। और पहचान के अर्थ में भी करते थे अपन। जैसे मैं मारवाड़ से हूँ, जैसे मैं भरतपुर से हूँ, जैसे मैं कहूँ मैं लालपुर से हूँ, तो मेरी पहचान लालपुर से है। तो पहचान के अर्थ में भी हमसे विभक्ति कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब जैसे दूरी के अर्थ में भी करते हैं। जैसे मैं कहूँ पोस्ट ऑफिस टैगोर स्कूल से दूर है, वैसे सॉरी यहाँ नज़दीक है, लेकिन अपन दूरी के पोस्ट ऑफिस टैगोर स्कूल से नज़दीक है, तो दूरी के अर्थ में भी हम से का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक मेन चीज़ जो थी वो थी तुलना। अब तुलना जब होती है तो कम से कम 2 व्यक्ति वस्तु स्थान तो चाहिए। एक व्यक्ति की खुद से तुलना हो ही नहीं सकती। तो जहाँ तुलना करनी होती है
वहाँ भी अपादान कारक होता है। और यहाँ अवस्था आती है, और अवस्था होती है कंपैरेटिव डिग्री यानी उत्तरा अवस्था। कौन सी अवस्था? उत्तरा अवस्था। लेकिन एक और चीज़ आती है शिक्षा, और शिक्षा के संदर्भ में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे अपन उदाहरण के रूप में ये दे लें कि शिष्य जो है शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है, जुड़ाव हो रहा है गुरु से, तो वहाँ अपादान कारक का प्रयोग होता है। लिखें, स्टार्ट, लिखे साहब। अपादान अपादान का अर्थ है अलग होना या पृथक होना। अर्थ देख लिया हमने, अलग होना या पृथक होना। आप थोड़ा सा और डीपली लिखें, संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग होने या तुलना करने का होने का भाव पाया जाता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका जो विभक्ति चिन्ह है से जो पृथक का भाव देता है। अब बात करते हैं कि यहाँ कैसे कैसे अपन किन किन रूपों में इनका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले देखें पृथकता के अर्थ, यानी अलग होने में कहाँ अर्थ हो रहा है। जैसे पृथकता के अर्थ में देखें, मेरे हाथ से गेंद गिर गई, यानी गेंद मेरे हाथ में थी, अब वो नीचे ज़मीन पर गिर गई, तो ज़मीन और हाथ का संपर्क टूट गया उस गेंद से। तो जो पहले गेंद हाथ में थी, हाथ से संपर्क टूट गया, यानी हाथ से गेंद अलग हो गई, हाथ से गेंद अलग हो गई। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता, पहले पत्ता पेड़ पर था, पेड़ से लटका हुआ था, उसका संबंध पेड़ से था, लेकिन अब पत्ता जो है पेड़ से टूट के नीचे गिर गया, तो पत्ते का जो संबंध था वो अलग हो गया, किससे? पेड़ से, पेड़ से अलग हो गया। जैसे मैं कहूँ
नदी पहाड़ से निकलती है। निकलती है तो, लेकिन तब निकलती है तो वो पहाड़ में थी, लेकिन अब वो काफ़ी दूर पहाड़ से निकल चुकी, तो अलग हो गई। तो जहाँ अलग होने का भाव होता है, तो जहाँ पृथकता के अर्थ में भी अपादान कारक प्रयोग में लिया जाता है। अपादान कारक अपादान कारक। और देखिए, ये तो पृथकता के अर्थ में। और ना अपन जब क्रिया संपादन करते हैं, कार्य की समाप्ति करते हैं, तो देखो कैसे क्रिया संपादन के रूप में भी इसी का रूप प्रयुक्त किया जाता है। देखो कैसे करता है, वह पेंसिल से चित्र बनाता है। क्या बनाता है? पेंसिल से चित्र बनाता है। यानी कार्य क्या है उसका? चित्र बनाना। किससे बना रहा है? पेंसिल से। तो कार्य को, किस कार्य को कर रहा है? वो चित्र बना रहा है। तो किससे कर रहा है? पेंसिल से। तो जहाँ क्रिया का संपादन होता है ना, तो वहाँ से विभक्ति कारक चिन्ह होता है। जिसमें मैं कहूँ किसान फावड़े से गड्ढा खोदता है। फावड़े से गड्ढा, कार्य क्या कर रहा है? वो गड्ढा खोदने का। किससे? फावड़े से। तो जहाँ क्रिया का संपादन हो रहा है जिस रूप से, वहाँ से विभक्ति कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। और एक मेन चीज़ जो है ना, वो आती है इसमें तुलना करने के अर्थ में। तुलना करने के अर्थ में देखो कैसे होता है। अब तुलना कोई एक व्यक्ति से होती नहीं है, कम से कम जिससे अपन तुलना कर रहे हैं वो व्यक्ति तो होना चाहिए। तो दो व्यक्ति कम से कम तुलना करने के लिए होने चाहिए साहब। देखिए साहब, गीता बिमला से लंबी है। अब गीता और बिमला दोनों आए। राम मोहन से सुंदर है, से आ गया। तो यहाँ क्या है? अपादान कारक का प्रयोग किया गया तुलना के अर्थ में। एक शिक्षा के अर्थ में भी अपादान कारक आता है। जैसे शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है। शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये कौन से कारक में हैं दोस्तों? अपादान कारक। वैसे इसकी नॉर्मल चीज़ें में फर्स्ट वीडियो जो अपन कारक स्टार्ट किया था, तब उस चार्ट में अपन पूरा समझा चुके थे क्या क्या चीज़ है। देखिए, संबंध। संबंध कारक। संबंध कारक में, या मैं जो कहूँ शब्द का वह रूप, शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताता है, संबंध कारक कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा
या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। अब देखें हमारी लेवल के हिसाब में ना, देखें 10वीं के लेवल में चिन्ह जो है केवल ये दे का, के, की, ये विभक्ति कारक चिन्ह है। लेकिन मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, पीछे काम से देखे जाएंगे। रा, रे, रे, ना, ने, नी, ना, ने, नी। कुल कितनी विभक्ति है इसकी? 9। कितनी विभक्ति हैं? 9। अगर प्रश्न ये कोई पूछ ले, या 10वीं तक में तो कोई पूछेगा नहीं कितनी विभक्ति हैं इसकी टोटल, फिर भी हमें ना अभी ये कोई बार बार टॉपिक पढ़े नहीं जाते, तो एक ही बार में इनकी मूलभूत रूप में जानकारी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कुल कितनी विभक्ति है? 9। ये मैं पहले आपको बता चुका था कि जो विभक्ति संकारक है ना टोटल, या तो संज्ञा रूप में या सर्वनाम रूप में, या तो संज्ञा पद होंगे या सर्वनाम पद होंगे। तो ये जो का, के जो है ना, इनका जो प्रयोग होता है एक साथ तो होता नहीं, संज्ञा के रूप में इनका सबका प्रयोग होता है। 3 प्रयोग का, के, की। फर्स्ट में मैं आपको बता चुका था, तो इनके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करने की फर्स्ट वीडियो में ही हम इन सारी चीज़ों को बता चुके थे। तो देखें उदाहरण, जैसे कि लिख दे अपन, विजय अमिताभ का भाई है। एक नाम और 2 नाम, एक संज्ञा दूसरी संज्ञा। तो इस संज्ञा से संबंध है भाई, और भाई बीच के जो शब्द जो है ना का, तो ये संबंध बता रहा है। ये शब्द जो है संबंध बता रहा है, मेडिएटर का कार्य कर रहा है, मध्यस्थ भूमिका निभा रहा है का। तो ये संबंध कारक का विभक्ति कारक चिन्ह हुआ। जैसे मैं ये कहूँ कि वह युवक तीस वर्ष का है। कितने वर्ष का? 30 वर्ष का है। तो यहाँ 30 वर्ष और युवक की बीच की स्थिति को सूचक का ने किया। किसने किया? का ने। अब मैंने कहूँ जैसे 5 मिट्टी के घड़े लाओ। किसके लाओ? मिट्टी के। तो 5 मिट्टी के घड़े लाओ। ये सब किस में आ रहे हैं? सब संप्रदान कारक में। आइएगा अगले कारक में थोड़ा, क्योंकि मैं फर्स्ट वीडियो में इनके बारे में सब कुछ बता चुका था, तो अब तो मुझे थोड़ा सा आप भी जल्दी जल्दी लिखते चलें, कुछ भी नहीं है इनमें। अधिकरण कारक। अधिकरण का वैसे देखिए आधार जिस बेस पर खड़ा है उसका आधार क्या है कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है
उसे अधिकरण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। विभक्ति जो चिन्ह है में, पर, ऊपर, पे आदि। अब इनकी में भी थोड़ा अलग अलग सिस्टम पाया जाता है, वेरिएशन यहाँ भी है। अब देखें, जैसे मैं कहूँ यहाँ ना, मैं का जो अर्थ होता है मैं या मैं, इस मैं का अर्थ जो होता है वो अंदर या भीतर। मैं का जो अर्थ होता है अंदर या भीतर होता है, तथा पर का अर्थ जो होता है ना, पर का अर्थ होता है ऊपर। पर का अर्थ क्या होता है? ऊपर। तो पहले में लिखा दिया वैसे, पर का अर्थ क्या होता है? ऊपर होता है। और देखें उदाहरण भी आप, कभी कभी मैं का जो प्रयोग होता है ना, कभी कभी मैं का जो प्रयोग होता है ना, कभी कभी वो मध्य में भी होता है। कहाँ होता है? मध्य में। तो एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलते हैं सब। जैसे देखिए, मंदिर में अनेक मूर्तियां हैं। अभी मैं ऊपर तो ही ना सक, मंदिर तो ऊपर भीतर होंगी क्या? अंदर होंगी, है कहना है। जैसे उस कप में चाय है, तो भीतर ही ऐसा कहे, बाहर तो है कि ना। मैं का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? जैसे टायर में हवा कम है, भीतर होगी बाहर होगी? भीतर। अब ना इस मैं का प्रयोग कभी कभी, इस मैं का प्रयोग मैं का जो प्रयोग है कभी कभी बीच या मध्य में भी होता है। भाई साहब ध्यान रखना, बीच या मध्य में भी कभी कभी इसमें का प्रयोग होता है। जैसे राम और श्याम, में गहरी दोस्ती। राम और श्याम में गहरी दोस्ती, तो दोनों के बीच की स्थिति क्या है? दोस्ती। तो दोनों के मध्य में भी किसका प्रयोग होता है? किसका होता है भाई साहब? मैं का प्रयोग होता है। आइएगा कुछ पर के उदाहरण देख लेते ना। जैसे आ जाए, मेज पर ऊपर वाला, मेज पर पुस्तक रखी है, ऊपर एक नीचे रखी है। मेज पर पुस्तक रखी है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। चिड़िया बैठी है, ऊपर बैठी है नीचे बैठी है? ऊपर बैठी है। कहाँ बैठी है? ऊपर बैठी है। तो पर का प्रयोग होता है, पर का अर्थ है ऊपर और मैं का अर्थ है अंदर या भीतर। और एक शब्द और है पर। ये जो पर है ना, निश्चित समय बताने के लिए भी होता है। कितने बजे होता है? निश्चित समय। देखो जैसे परीक्षा समाप्ति की घंटी, परीक्षा समाप्ति की घंटी 3
फिक्स समय 3 बजने पर लगेगी। तो जहाँ निश्चित समय का बोध होता है वहाँ भी अधिकरण कारक प्रयोग में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? अधिकरण प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है साहब। अब देखिए लास्ट कारक, वैसे तो वो मूल रूप में कारक नहीं होता, संबंध कारक और संबोधन कारक पहले ही बता चुका था इस बात को मैं। संबोधन कारक वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाए या संबोधित किया जाए, पुकारा जाए या संबोधित किया जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। उसे संबोधन कारक कहते हैं। इस संबोधन में पुकारने का और सावधान करने का भाव होता है। पुकारने का और सावधान करने का भाव होता है। संबोधन में जब अपन किसी को संबोधित करते हैं तो उसमें पुकारने का या संबोधन करने का भाव होता है। इसके विभक्ति चिन्ह देखो, हे, ओ, अरे। तो हमने पढ़ा था ना विस्मयादिबोधक वाक्य पढ़े थे, तो वहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह और ये दोनों सेम से हैं। जैसे देखो, हे भगवान, पुकार रहे ना, देखो, हे भगवान कैसा जमाना आ गया। ध्यान रखना, मैंने पहले कहा था 1 से लेकर 7 कारक, यानी फर्स्ट कर्ता से लेकर अधिकरण कारक तक जो विभक्ति चिन्ह है वो शब्द से पीछे आते हैं, लेकिन ये जो है शब्द से आगे पहले आगे। ध्यान रखना, ये स्पेशल अर्थ है। हे प्रभु मैं लुट गया। हे प्रभु मैं लुट गया। अरे गुरुजी, आप इधर कैसे? तो ये सारी जो चीज़ें हैं संबोधन कारक में आई। दोस्तों, आज का टॉपिक हम कारक यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ा रूप में हमने समझाने की कोशिश आपको की। कल जो आने वाला समय है, आने वाला जो दिन है, टुमारो रूप में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, काल के रूप में पढ़ के आएँ। और आशा है ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा और आने वाले समय में और ज़्यादा वैरायटी के साथ आपको दिया जाएगा। तब तक आप खुले मन से, पूरे मनोयोग से जुड़ते हुए पढ़ें और इन्हीं शब्दों के साथ उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ।